जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। आज का जो सेशन होने वाला है वो वर्णमाला से रिलेटेड होने वाला है। वर्णमाला को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और वर्णमाला किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है और नहीं भी पूछी जाती और संधि पूछी जाती है तो उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है। वर्णमाला को मैं बहुत कम समय में और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। ट्रिक भी नहीं है, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसी के तरह से हम करेंगे इसको, और बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला की बात करते हैं। तो वर्णमाला में यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वर्णमाला होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान करना है कि वर्णमाला होती क्या चीज़ है। वर्णमाला जो होती है, देखिए यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, यानी कि हम वर्णों को जो जिस व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। अब ये वर्ण क्या चीज़ है, तो आपने ये चीज़ भी समझनी है। वर्ण क्या है? वर्ण है, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि को हम जिस रूप में लिखते हैं वह वर्ण कहलाता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात जो कर रहा हूँ उसकी एक ध्वनि आप तक पहुँच रही है, उसको यदि मैं लिखूंगा तो वो वर्ण के रूप में लिखूंगा। जैसे अभी मैंने बोला पै, तो पै को मैं कैसे लिखूंगा? इस तरह से लिखूंगा पै को। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, ध्वनि क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और आपको वर्ण ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तब आप ध्वनि सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपसे पूछा जाता है लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप वर्ण को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिलेक्ट करना है, आंसर को अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर देना है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या जो मूलतः है उच्चारण के आधार पर। अब ये उच्चारण क्या होते हैं? जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम से होते हैं और उनका उच्चारण भिन्न नहीं होता। तो इस तरह से उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है 45 होती है। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जो होते हैं हमारे, ये होते हैं 52 अक्षर। अब लेखन के आधार पर कैसे होते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए जब हम डै लिखते हैं, एक इस तरह से लिखा जाता है और एक इस तरह से लिखा जाता है। तो इनका उच्चारण दोनों का एक तरह ही होता है, सेम। उसी तरह ढै जो लिखा जाता है, एक इस तरह से लिखा जाता है और एक इस तरह से लिखा जाता है। तो इनका उच्चारण भी सिंगल होता है। तो उच्चारण के आधार पर 45 हो जाते हैं और लेखन के आधार पर 52 हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको स्वर। स्वर के बाद हम इसके सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उस वीडियो में कराने वाले हैं हम आपको व्यंजन। तो आज की वीडियो में स्वर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। किसी भी कैटेगरी का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सब आप आराम से सिलेक्ट कर पाओगे। चलिए तो स्वर जैसे कि सभी जानते हैं और बचपन से पढ़ते आए हैं, स्वर जो होते हैं हमारे इस टाइप से लिखे होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, और उसके बाद दो ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर यदि आपसे स्वर पूछे जाते हैं, स्वरों की संख्या बताइए कितनी होती है, तो आपने 11 ही मार्क करके आनी है। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर बताइए कि संख्या कितनी होती है, तो लेखन के आधार पर यह संख्या हो जाती है 13। और यदि उच्चारण के आधार पर आपसे पूछा जाता है तो उच्चारण के आधार पर आपने संख्या बतानी है 10। तो इस तरीके से आप, दरअसल क्या होता है एग्जाम में हम क्वेश्चन तो सिलेक्ट करके आ जाते हैं, अपना आंसर भी सही दे आते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और एग्जामिनर पूछता क्या है इस चीज़ में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान करके चलना है कि जो स्वरों की संख्या है वो 11 ही मार्क करनी है, लेखन के आधार पर 13 मार्क करनी है और उच्चारण के आधार पर आपने 10 मार्क करनी है। अब बात करते हैं जो 13 हैं, इनमें 13 में कौन से जुड़ते हैं। दरअसल ये जो यहाँ तक लिखे हुए हैं इस तरह से, ये है 11 और स्वरों की संख्या 11 है। अब ये जो दो इसके अंदर जोड़े गए हैं, जो मैंने ब्लू कलर से किए हैं, ये जो अक्षर हैं ये इसके अंदर लेखन के आधार पर लिखे जाते हैं। इसे अंग, जैसे अंगूर लिखा होता है उसके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है, और विसर्ग, ये विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम किसी के पीछे विसर्ग लगा देते हैं तो उस रूप में इसको हम लिखते हैं। चलिए आगे इसमें कैटेगरी की बात करते हैं। जब एग्जामिनर पूछता है
कि स्वरों की कैटेगरी से क्वेश्चन बनाता है, तब आप कैसा आंसर दे पाओगे। देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है अनुस्वर, तो अनुस्वर आपने ये बताना है। दरअसल ये दोनों जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह। इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है अयोगवाह स्वर कौन से हैं, तो आपने ये दोनों ही बताने हैं, ये वाले अयोगवाह। यदि अनुस्वर पूछता है और आपको ये ऑप्शन में मिलता है तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यदि विसर्ग पूछता है तो विसर्ग स्वर ये कहलाता है, अनुनासिक स्वर कहलाता है ये। जैसे चांद लिखा होता है, चांद के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगी होती है वो विसर्ग की, उसकी अनुनासिक स्वर की लगी होती है। तो आपने इस चीज़ को देख के चलना है और ध्यान करके चलना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं आगत स्वर की। लास्ट में जो आ जाता है, लास्ट में आपका आगत स्वर आ जाता है, और आगत स्वर कौन सा है, ये वाला है। देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु ऐसे लगी हुई है, इसके ऊपर बिंदु है, लेकिन यदि साइन केवल इस तरह से लिखा हो किसी के ऊपर तो फिर ये क्या कहलाता है, आगत स्वर कहलाता है। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जैसे डॉक्टर के ऊपर ऐसे लगा होता है, जॉन के ऊपर ऐसे लगा होता है, जॉन के ऊपर तो चंद्र बिंदु नहीं लगी होती, इस तरह का साइन लगा होता है। तो जो ये अक्षर होते हैं जिनके ऊपर ये साइन लगा होता है, ये आगत स्वर है, यानी कि ये हमारी लैंग्वेज में नहीं था, इसको हमने किसी और से लिया है। अब एक अक्षर आता है यहाँ पर ऋषि, जो मैंने आपको अभी बताया था उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। ये जो ऋषि है इसका जो उच्चारण होता है वो री के रूप में होता है, और आप सभी जानते हो री जो है हमारा वो व्यंजन है, और यहाँ पर इसको हमने लिया है संस्कृत से। इसको स्वर को हमने इसके अंदर कहाँ से रखा है, तो संस्कृत से लिया गया। तो कभी भी क्वेश्चन बना भी है, पहले भी कई बार बन चुका है कि संस्कृत से लिया गया स्वर का नाम बताइए, तो आपने ऋषि को सिलेक्ट करना है। और इसका देखिए उच्चारण भी नहीं होता, जो स्वरों के अंदर उच्चारण भी नहीं होता, तब हम इसको सिलेक्ट नहीं करते, उच्चारण के आधार पर हम इसको नहीं रखते। चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे स्वरों का जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं। स्वर देखिए 3 प्रकार के होते हैं मेन रूप से, वैसे 4 प्रकार बता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हास स्वर, अब ये हास स्वर होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। जिस स्वर में उच्चारण करने में कम समय लगता है वह हास स्वर कहलाता है, यानी हास माने कम समय लगने वाले स्वरों में हास स्वर आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए, ई, उ और ऋषि। ये चारों के चारों जो अक्षर हैं ये हास स्वर में रखते हैं, और एग्जामिनर पूछता है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी कि ये मूल स्वर हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कैटेगरी मैंने यहाँ आपको बताई दी, ये इनकी कैटेगरी है। दीर्घ स्वर यदि आपसे पूछता है तो दीर्घ स्वर में क्या क्या चीज़ें पूछेगा, देखिए यहाँ पर ये 7 हैं दीर्घ स्वर। इन चारों को छोड़कर जितने भी बजते हैं 11 में बता रहा हूँ, ना कि आपको 13 में। 11 में जितने भी बजते हैं वो सब दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। उसके बाद संयुक्त स्वर यदि आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपने बताना है यहाँ पर ए, ओ। ये जो 4 अक्षर हैं ये संयुक्त स्वर में आते हैं, यानी कि इनके निर्माण में कहीं ना कहीं स्वरों का ही मेल होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं व्यंजन जो है, व्यंजन किस तरह से बनता है, व्यंजन बनता है, देखिए कै है, कै में यदि हलंत लगा दिया जाए और उसके साथ ए को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा व्यंजन बन जाता है कै। तो उसी तरह स्वरों में भी स्वरों का मेल होता है, और इन स्वरों को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और उसके बाद जो लास्ट में आ जाता है ये आ जाता है प्लुप्त स्वर। अब ये क्या होता है, दरअसल जितने भी मैंने आपको ऊपर 3 पॉइंट बताए हैं इन सब से ज़्यादा समय लगता है इसके उच्चारण करने में, प्लुप्त स्वर के। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द राम, और इसका साइन ये होता है ये। तो यदि आपसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं और राम लिखा होता है, निम्नलिखित में से वो शब्द छाटिए जिसमें प्लुप्त स्वर है, तो आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, बस लास्ट 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। 2 मिनट की क्लास में क्लास खत्म हो जाएगी। ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया, बहुत कम समय में आपका किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हो, सभी एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए स्वरों के उच्चारण की बात करें तो कंठ जो होता है, यानी कि उच्चारण, जब मैं बोलता हूँ तो उसका उच्चारण स्थान एग्जामिनर पूछता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा स्वर बोला जाता है। स्वरों के उच्चारण में देखिए कंठ से बोला जाता है, ये जो कंठ होता है कंठ से कौन सा बोला जाता है, ए और आ। यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो। तालवे से बोला जाता है ई और, ये क्रम से ही हैं, बिल्कुल इसी तरह मैंने लिखे हैं ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाए। मुंह धरने से कौन सा बोला जाता है, तो ऋषि बोला जाता है। होठ से कौन सा बोला जाता है, ऊ और ऊ बोला जाता है।
कंठ और तालवे के मेल से कौन सा बोले जाते हैं, तो ए और आई बोले जाते हैं। और कंठ और होस्ट के मेल से बोले जाते हैं ओ और औ। तो ये कुछ स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान देखिए होता है आपका, जो हमारे व्यंजन होते हैं उनका भी उच्चारण स्थान होता है और वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था उच्चारण स्थान। तो आपने उच्चारण स्थान से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब लास्ट चीज आपने एक और पॉइंट ध्यान करना है, बस उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। जितने भी हमारे स्वर होते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, स्वर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण और सघोष होते हैं, सघोष। अब ये क्या बला है, तो दरअसल ये अल्प प्राण और सघोष हम सीखने वाले हैं व्यंजनों में। व्यंजनों का जो है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आपको नेक्स्ट मिलने वाली है इसके बाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर देखिए, उसके बाद आपका वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।